ठीक है जी। नेक्स्ट लिखो फिर। फेब 2025 के लिखते हैं करंट अफेयर। सो उसमें सबसे पहला लिखो, स्ट्रेंथनिंग रेगुलेटरी बॉडीज। स्ट्रेंथनिंग रेगुलेटरी बॉडीज। तो उसमें लिखना, सम experts some experts called for studying some experts called for studying the impact of regulatory bodies the impact of regulatory bodies like securities like Securities and Exchange Board of India like Securities and Exchange Board of India, ब्रैकेट में लिख लेना सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ब्रैकेट में लिखना सेबी, so that it can be factored into so that it can be factored factored into decision making factored into decision making। रेगुलेटरीज बॉडी का काम क्या होता है? किसी भी इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करना, उसकी वर्किंग को देखना, उसकी फंक्शनिंग को देखना। जैसे हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा, जो सिक्योरिटी मार्केट होती है, जो सेंसेक्स के बारे में आप सुनते हो, ऑनलाइन जो शेयर मार्केट होती है आप बोल सकते हो, इन सबको रेगुलेट कौन करता है हमारे देश में? दिस इंस्टीट्यूशन, दैट इज सेबी। इसी तरीके से और बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज है, पेंशन फंड्स को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारी रेगुलेटरीज बॉडीज होती है। तो यहाँ पे रिसेंटली बोला जा रहा है कि इनको स्ट्रेंथन करो, जो कि डिसीजन मेकिंग में इनका रोल जो है वो बढ़ाया जा सके। तो ये सिर्फ रेगुलेशन में नहीं आनी चाहिए, रेगुलेट करने में फंक्शन परफॉर्म ना करके डिसीजन मेकिंग में भी ये लोग आने चाहिए, क्योंकि अदरवाइज क्या है, सरकार के डिसीजंस को ये सिर्फ फॉलो करने का काम करते हैं। तो इनके पास थोड़ी बहुत पावर होनी चाहिए कि अपने बलबूते पे भी अगर इनको कोई डिसीजन लेना पड़े तो वो ले सके, राइट? तभी वो बात कर रहे हैं स्ट्रेंथनिंग ऑफ द रेगुलेटिंग बॉडीज। सेकेंड पॉइंट लिखो, रेगुलेटरी बॉडीज आर ऑर्गेनाइजेशंस regulatory bodies are organizations established to monitor established to monitor and regulate established to monitor and regulate specific sectors of economy specific sectors of economy comma these bodies can be further divided into these bodies can be further divided into number 1 statutory regulatory bodies, number 1 statutory regulatory bodies, statutory मतलब जो किसी एक्ट के तहत बनाई गई हैं आप बोल सकते हो। नंबर 2 सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज, नंबर 2 सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज।
सो रेगुलेटरी बॉडी कौन है? जैसे मैंने आपको बताया कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, उसकी फंक्शनिंग सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है, ये देखने के लिए जो काम करती है। हमारे यहाँ पे दो तरह की आपको रेगुलेटरी बॉडीज देखने को मिलेंगी, एक तो स्टैट्यूटरी है, एक सेल्फ रेगुलेटरी है। सेल्फ रेगुलेटरी जो होंगी ऑटोमेटिकली क्या है, आपको जरूरत पड़ी तो उस इंस्टीट्यूशन ने उसको एस्टेब्लिश कर लिया, किसी एक्ट में उसकी बात नहीं की जा रही है। लेकिन स्टैट्यूटरी वो होंगी जैसे सेबी है, तो सेबी का एक पर्टिकुलर एक्ट है जिसके तहत इस इंस्टीट्यूशन को बनाया गया है। एक और है आपके पास फसाई, FSSAI, जो कि जो पैकेज्ड फूड होते हैं उसके ऊपर आपने देखा होगा, दैट इज ऑल्सो रेगुलेटरी बॉडी। लेकिन वो खास तौर पे फूड और फूड इंडस्ट्री को रेगुलेट करने का काम करती है, तो उसका भी एक्ट है प्रॉपर आपके पास, तो वो स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। Since the reforms of 1991, since the reforms of 1991, several regulatory bodies, several regulatory bodies have been established, several regulatory bodies have been established to regulate the crucial sectors, to regulate the crucial sectors like banking, comma, insurance, banking, comma, insurance, etc. etc. हमारे देश में खास तौर पे ये रेगुलेटरी बॉडीज हमें कब से देखने को मिल रही हैं? तो 1991 के रिफॉर्म्स के बाद, जिसको हम बोलते हैं LPG रिफॉर्म्स, इकोनॉमी में हम लोगों ने पढ़े थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के जो रिफॉर्म्स हुए हैं। क्योंकि इसके बाद हमारे देश के अंदर क्या है, प्राइवेटाइजेशन बढ़ी है, हमारे देश की इकोनॉमी को एक बहुत अच्छा पुश मिला है, आप बोल सकते हो। तो उसके बाद हमारी इकोनॉमी की ग्लोबलाइजेशन भी हुई है, तो ऑटोमेटिकली काम बढ़ गया है, आप बोल सकते हो। तो रेगुलेट करने के लिए आपको पर्टिकुलर बॉडीज की जरूरत पड़ती है, तो वो इंडिया में 1991 के बाद ही खास तौर पे देखने को मिली है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सब हेडिंग सी बनाना। नीड फॉर द रेगुलेटरी बॉडीज, नीड फॉर द रेगुलेटरी बॉडीज, इन रेगुलेटरी बॉडीज की हमें जरूरत क्या है? नीड फॉर द रेगुलेटरी बॉडीज, नंबर वन, प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट, प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। तो इसमें लिखना, रेगुलेटरी बॉडीज सच एज, रेगुलेटरी बॉडीज सच एज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज FSSAI, help in enforcing, help in enforcing basic standards, basic standards and fair practices, basic standards and fair practices in the food industry, in the food industry, full stop. The bodies like Telecom Regulatory Authority of India, the bodies like Telecom Regulatory Authority of India, जिसको बोलते हैं तेराई, इसके मैसेज वगैरह आपको आते होंगे फोन पे कई बार ना, सेफ्टी के लिए।
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया हेल्प इन maintaining the prices for telecom industry, the prices for telecom industry and cyber security तो इससे होगा क्या, जो कंज्यूमर का इंटरेस्ट है, उसका जो मत है आप बोल सकते हो, उसकी सुरक्षा होगी। तो कंज्यूमर कौन है? हम लोग। तो हमारी भलाई के लिए ही ये बॉडीज बनाई जाती हैं। फसाई, आप कोई भी पैकेज्ड फूड खरीद रहे हो तो अगर उसके ऊपर फसाई की मोहर लगी हुई है, इट मींस आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं लगी है तो चिंता करने की पूरी पूरी जरूरत है। अब कभी भी देखना, मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया है, अब करियाना शॉप पे जाना, वो ना बड़ी सारी चीजें जैसे बिस्किट हो गए या मठरियां सी होती हैं, खाने वाली मट्ठियां सी होती हैं, वो ऐसे ट्रांसपेरेंट से पेपर में उन लोगों ने क्या किया होता है, पैक करके रखा होता है ना, होते हैं ना, बनाते हैं, पैक बना के बेचते हैं। उसके ऊपर तो फसाई का कभी भी मोहर नहीं लगा होता है। मैंने मोस्टली एक्सपीरियंस किया, उसको कभी भी खाना, उसमें से गंदे से तेल की स्मेल आती है। तो ये अच्छी से अच्छी दुकान से खरीदना। हाँ, आप देखना कि उसके ऊपर हमेशा आपको एक गंदे से तेल की स्मेल आएगी, ऐसी स्मेल आएगी कि जैसे उस तेल को पहले बड़ी बार यूज किया गया हो। लेकिन वही अगर आप पैकेज्ड फूड वो वाला खाओगे तो आपको एक अच्छी क्वालिटी का फूड जो है वो मिलेगा, क्योंकि बार बार तेल का इस्तेमाल होगा तो इट मीन्स वो आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। तो उसके ऊपर फसाई की मोहर कभी नहीं लगी होगी। हाँ, वो तो ऑटोमेटिकली। ग्रीन मीन्स जो कंप्लीटली वेजिटेरियन है, रेड होता है तो इट मीन्स उसमें या तो एग है या फिर उसमें कोई नॉन वेज मटेरियल यूज किया गया है। तो ये सारी चीजें भी तो इसी चीज को रेगुलेट करने के लिए होती हैं कि इजिली जो लोग हैं वो उसको रिकॉग्नाइज कर सके क्या सही है क्या गलत है। नंबर 2, मार्केट स्टेबिलिटी। मार्केट स्टेबिलिटी, तो इसमें लिखना, these regulatory bodies these regulatory bodies help in preventing help in preventing frauds help in preventing frauds and promotes fair competition promotes fair competition in the market for example, SEBI for the financial market, SEBI for the financial markets, and Competition Commission of India, Competition Commission of India जिसको बोलते हैं CCI, Competition Commission of India for promoting fair competition, for promoting fair competition। ठीक है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या होता है कि मार्केट में हर एक बंदे को एक अच्छा मौका मिल सके। जैसे फॉर एग्जांपल, जब ये जियो आया था तो आपने देखा होगा कि जियो ने बड़े लंबे समय तक फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डाटा वगैरह सब दिया है। तो उस टाइम पे पूरी मार्केट में एक ही सिम बिक रही थी, दैट इज जियो। क्या वो फेयर प्रैक्टिस है? आंसर इज नो। अगर कोई बड़ी कंपनी है तो वो सस्ते में, बहुत सस्ते में या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई प्रोडक्ट दे रही है तो उससे नुकसान किसको होगा? बाकी कंपनीज को। जियो के आने से हमारे यहाँ पे जितनी भी टेलीकॉम की कंपनियां थी सबको नुकसान हुआ है। बहुत सारी कंपनियों को तो मर्ज होना पड़ा, जैसे आपने देखा होगा कि आपका वोडाफोन एंड आइडिया ये मर्ज हो गए थे, वी बन गया। ऐसे बहुत कुछ हुआ है। बीएसएनएल की मार्केट पूरी टूट गई आप बोल सकते हो उसके बाद। पहले बीएसएनएल बहुत होता था, आजकल तो बड़ा रेयर आपको बीएसएनएल का नेटवर्क देखने को मिलेगा।
आजकल तो आपको यहाँ तो जियो दिखता है या फिर एयरटेल दिखता है, ये दो ही दिखते हैं। पहले तो बड़े होते थे, रिलायंस करके एक अलग चलता था, ये जियो तो बाद में है, पहले रिलायंस का भी नेटवर्क होता था और बड़े सारे नेटवर्क थे आप बोल सकते हो। लेकिन आज के टाइम पे अगर तुम देखोगे तो सिर्फ ये दो तीन मार्केट्स ही बची हैं। दिस इज नॉट फेयर कंपटीशन। तभी तो बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, ये अंबानी इसको, अडानी इसको ये सपोर्ट करती है, क्योंकि ये चीज होनी नहीं चाहिए थी हमारे देश में। ये कैसे हो सकती है कि एक बड़ा बिजनेस आए और वो बोले कि हम फ्री में सिम बांट रहे हैं, तो बाकी सबकी मार्केट तो तोड़ दी ना उसने। दैट इज रॉन्ग। दैट इज नॉट फेयर कंपटीशन। हमारे देश में फेयर कंपटीशन मतलब प्राइसेस एक हद से नीचे नहीं जाने चाहिए कमोडिटीज के, क्योंकि उससे क्या होगा, जो नीचे लेके जा रहा है हो सकता है उसके पास पैसा होगा तो वो मार्केट तोड़नी चाह रहा है तो वो मार्केट तोड़ देगा, लेकिन जो बाकी कंपनी है उनको तो नुकसान हो जाएगा ना, वो उतना नीचे ले जा ही नहीं सकती। अब ये फ्री में डाटा देने का मतलब क्या था? ये क्या मतलब हुआ फ्री में डाटा देने का? कोई मतलब तो नहीं बना ना यहाँ पे। वो क्या करना चाह रहे थे, बस मार्केट तोड़ के अपनी सिम की तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे थे लोग। और आपने देखा होगा 2-3 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में जियो के टावर और जियो की सिम फैल गई। बस वही वो करना चाह रहे थे। क्या वो सही है? आंसर इज नो। ऐसा कुछ नहीं है, चल रहा है अभी भी, आप बोल सकते हो। ऐसी अफवाहें तो 100 फैलती हैं, उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक मार्केट को तोड़ने वाली बात है, दैट इज नॉट फेयर कंपटीशन। तो वैसी सब चीजों को रोकने के लिए हमारे पास कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। हालांकि इन्होंने जियो को नहीं रोका, वो बात अलग है, लेकिन हमारे पास ये बॉडीज है। नंबर 3, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें लिखना रेगुलेटरी बॉडीज सपोर्ट, regulatory bodies support the overall economic growth, support the overall economic growth and sectoral growth and sectoral growth in the Indian economy, in the Indian economy, and help in attracting investments, and help in attracting investment. For example, RBI इन फाइनेंशियल मार्केट, और मॉनिटरी मार्केट भी लिख सकते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई इन मॉनिटरी मार्केट, एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज IRDAI फॉर इंश्योरेंस। हमारे यहाँ पे जो इंश्योरेंस वगैरह होता है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? IRDAI। ठीक है। फिर उसके बाद है लीगल कंप्लायंसेस, नंबर 4, लीगल कंप्लायंसेस। तो इसमें लिखना दीज रेगुलेटरी बॉडीज हेल्प इन अपहोल्डिंग द लॉ, these regulatory bodies help in upholding the law and transparency. For example, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CVC जिसको बोलते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन and ED, that is enforcement
डायरेक्टोरेट, ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। जब ये दिल्ली के मिनिस्टरों पे ईडी की पड़ी हुई थी ना, आप बोल सकते हैं केजरीवाल को भी उठा रखा था, वो किसने रेड डाली हुई थी? ईडी ने डाली हुई थी। ईडी फॉर लीगल कंप्लायंस, कि आप कानून के अकॉर्डिंग चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। अगर कोई गड़बड़ करते हो तो ये सरकारी मुलाजमों पे, ये पॉलिटिशियंस पे जो रेड डालते हैं यही इंस्टीट्यूशंस हैं। विजिलेंस कमीशन वाले हो गए, ईडी वाले हो गए। ईडी वाले खास तौर पे करप्शन वगैरह के केसेस में डील करते हैं, आप बोल सकते हो, ठीक है, घोटाले जो किए जाते हैं। फिर उसके बाद है एथिकल स्टैंडर्ड्स, नंबर 5, एथिकल स्टैंडर्ड्स। तो इसमें लिखना bodies like Bar Council of India, bodies like Bar Council of India help in regulating professional ethics, help in regulating professional ethics in the legal sector, in the legal sector। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी और भी बॉडीज होंगी जो अलग अलग सेक्टर में, आप बोल सकते हो, बेसिक एथिक्स को रेगुलेट करने के काम करती है। जैसे कोई भी अगर लॉयर है, कोई भी एडवोकेट है, वो अनएथिकल कोई प्रैक्टिस करता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं ना बार काउंसिल वाले, और उसको लाइसेंस भी कौन देता है? बार काउंसिल ही देता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इनका काम क्या है? बेसिक एथिक्स को मेंटेन करना, कि इनके जो मुलाजिम है वो बेसिक एथिक्स को फॉलो करते रहे, आप बोल सकते हो। अगर नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन होता है, ठीक है। सो ये सारे काम करवाने के लिए हमारे पास बड़ी सारी रेगुलेटरी बॉडीज है जिनके नाम मैंने आपको लिखवाए हैं, ठीक है। नीचे नोट बना के कुछ कुछ बेसिक बेसिक बातें इन रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में लिख लेते हैं, जिनके नाम हमने यहाँ पे लिखे हैं। ये सारी की सारी बॉडीज, ज्यादा तो नहीं लेकिन बेसिक बेसिक एक एक दो दो पॉइंट इनकी ऐड कर लेते हैं, कि कल को अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फसाई के बारे में लिख लो, नीचे नोट बना के लिख लो। हाँ, ऑटोमेटिकली होती है, जवाब तो देने पड़ता है, से बाप का राज थोड़ी ना कुछ भी करोगे। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को जवाब तो देना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट ने तो बनाई है बॉडी। इसमें जो मुलाजिम होते हैं कौन होते हैं? प्राइवेट, सरकारी, ठीक है। तो लिखो इसमें, फसाई में लिखो, इट इज एन ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज एन ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब ये अपनी वर्किंग वगैरह खुद देखती हैं, ठीक है। इट इज एन ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी established under Food Safety and Standards Act of 2006, established under Food Safety and Standards Act of 2006, ठीक है। ऑटोनॉमस होने का मतलब ये नहीं कि सरकार को जवाब नहीं देंगे, सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा, सालाना रिपोर्ट्स भी सबमिट करनी पड़ती हैं, लेकिन जो डेली रूटीन की वर्किंग वगैरह है वो ये बॉडी खुद से देखती है, ठीक है। इस चीज को आपने याद रखना है। 2006 में इसको बनाया गया, फुल स्टॉप। हेडक्वार्टर्स ऑफ फसाई, हेडक्वार्टर्स ऑफ फसाई इन न्यू दिल्ली। इसके हेडक्वार्टर्स आपको कहां पे देखने को मिलेंगे? न्यू दिल्ली में। तो ये तीन बातें इसके बारे में याद रखना, इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ऑटोनॉमस बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत इसको बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज तेराई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तेराई, ये वाली। इसमें लिखना, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड
It was established under Telecom Regulatory Authority of India Act. Established under Telecom Regulatory Authority of India Act 1997. 1997, comma, this body advises the government. This body advises the government on policy matters, on policy matters related to telecom services, policy matters related to telecom services, comma, its headquarters at न्यू दिल्ली. इसके हेडक्वार्टर्स भी कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है. तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको 1997 के एक्ट के तहत बनाया गया. ये बॉडी सरकार के लिए एडवाइजरी बॉडी का काम भी करती है, आप बोल सकते हो एडवाइस देने का काम करती है. और इसके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में. ठीक है, टेलीकॉम सेक्टर में सलाह वगैरह सरकार को सारी यही देते हैं. फिर उसके बाद सेबी के बारे में लिख लो. दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. इसके बारे में लिख लो. It is a statutory body. It is a statutory body established under SEBI Act 1992. Established under SEBI Act 1992, comma, before that it was established as non-statutory body. Before that it was established as non-statutory body in 1988. in 1988. आज के टाइम पे अगर हम बात करेंगे तो ये स्टैट्यूटरी है, क्योंकि इसका एक्ट पास किया गया 1992 में. वैसे इसको जब ओरिजिनली बनाया गया था तो कब बनाया गया था? 1988 में. तो 1988 से लेके 1992 तक ये नॉन स्टैट्यूटरी थी, मतलब इसका कोई एक्ट नहीं था. 1992 में जाके इसका एक्ट पास कर दिया, तो आज से भी क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी आप बोल सकते हो. ठीक है, कॉमा लगा के लिखो. हेडक्वार्टर्स ऑफ सेबी, headquarters of SEBI are located at मुंबई. इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? मुंबई के अंदर. मोस्ट ऑफ द टाइम जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे आरबीआई वगैरह हो गए, इनके हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ मिलेंगे? मुंबई में मिलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट दैट इज योर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में लिखो. इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी established under the Competition Act of 2002. Statutory body established under Competition Act of 2002, comma, headquarters of CCI, that is Competition Commission of India, headquarters of CCI at New Delhi.
इसके हेडक्वार्टर्स भी आपको कहां पे देखने को मिलेंगे? न्यू दिल्ली में। ठीक है। उसके बाद आरबीआई, वैसे तो आपको पता ही होगा बट स्टिल लिख लो, आरबीआई। आरबीआई के बारे में लिखना, इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड अंडर आरबीआई एक्ट 1934, तो स्टैट्यूटरी है ये भी, एस्टेब्लिश्ड अंडर आरबीआई एक्ट 1934, तो अंग्रेजों के टाइम पे इसको एस्टेब्लिश किया गया था। आरबीआई एक्ट 1934, कॉमा, हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीआई, हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीआई एट, कहां पे है? मुंबई। हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीआई एट मुंबई। उसके बाद आ जाओ सीवीसी, सीवीसी, तो उसमें लिखना विजिलेंस, जो करप्शन वगैरह होती है उसका काम देखना। तो इसमें लिखो ओरिजिनली, ओरिजिनली it was established as, originally it was established as special police establishment, established as special police establishment, SPE, special police establishment, in 1941, in 1941, to investigate the cases, to investigate the cases of bribery, जो रिश्वत वगैरह दी जाती है, investigate the cases of bribery and corruption, bribery and corruption, comma, later in 1946, later in 1946, government passed Delhi Special Police Establishment Act, government passed Delhi Special Police Establishment Act 1946, Delhi Special Police Establishment Act 1946, comma, the CVC was established in 1964, the CVC was established in 1964 on the recommendation of, on the recommendation of Santhanam Committee, Santhanam, SANTHANAM, Santhanam Committee, comma, it derive its powers, it derive its powers from the Delhi Special Police Establishment Act, from the Delhi Special Police Establishment Act, comma, CVC got the statutory status, CVC got the statutory status under CVC Act 2003, CVC Act 2003। तो सरकार शुरू से काम करती आ रही है करप्शन एंड ब्राइबरी, रिश्वतखोरी को रोकने के लिए।
किसी भी डिपार्टमेंट में कोई करप्शन या रिश्वत का केस होता है तो आप देखोगे विजिलेंस वाले उस बंदे को उठाते हैं। कभी भी देखना, ये बड़े सारे पुलिस वाले पकड़े गए थे, भगवंत मान जब आया पंजाब में, बड़े पुलिस वालों को उठाया, वो सारे विजिलेंस वाले होते हैं जो उठाते हैं। विजिलेंस में भी आपको पुलिस डिपार्टमेंट के लोग ही देखने को मिलते हैं। इट इज जस्ट लाइक पुलिस आप बोल सकते हो, लेकिन वो स्पेशली करप्शन एंड ब्राइबरी के केसेस को देखते हैं। सीवीसी वाले पुलिस की तरह ही एक्ट करते हैं, लेकिन सिविल वर्दी में आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो सरकार ने बिफोर इंडिपेंडेंस स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बनाया था, एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन जो ये सारी चीजों को देखता था। फिर आजादी से जस्ट पहले दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पास किया गया इसको पावर्स देने के लिए। फिर उसके बाद 1964 में जाके जो सीबीसी है इसको बैठाया गया, लेकिन उस टाइम पे ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं था, एक नॉन स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी था। संथनम कमेटी उस टाइम पे 64 में बैठी थी, उसकी सलाह के ऊपर इसको बनाया गया था। सरकार ने इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस कब दिया है, वो दिया है 2003 में जाके सीबीसी एक्ट के तहत। इसके बारे में डिटेल्स हम पॉलिटी में भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वहां पे भी हम स्टैट्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को पढ़ते हैं, तो वहां पे इसको सीबीसी को भी पढ़ेंगे। बाकी तो नहीं पढ़ेंगे ये वाले तो, लेकिन सीबीसी को वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। साथ में कॉमन लगा के लिख लो, हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स ऑफ सीवीसी एट headquarters of CVC at न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में आपको इसके हेडक्वार्टर्स जो है वो देखने को मिलेंगे। सीवीसी के बाद आ गया हमारे पास एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, तो इसके बारे में लिखो। ईडी is a multidisciplinary organization. ED is a multidisciplinary organization mandated with investigation of offenses, mandated with investigation of offenses of money laundering, offenses of money laundering। मनी लॉन्ड्रिंग समझते हो ना, पैसे के घोटाले जो किए जाते हैं, केसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉज। जो बाहर से पैसा आता है तो उसमें कोई घोटाला होता है या गलत तरीके से उस पैसे का इस्तेमाल होता है, तो उसके जो केसेस होते हैं, एंड वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉज, कॉमा ईडी फंक्शंस अंडर, ईडी फंक्शंस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, functions under Department of Revenue of the Ministry of Finance, of the Ministry of Finance of the Ministry of Finance comma it was established in, क्या हो गया, वेरी गुड, पूरा दिन एसी में ध्यान रहता है, जैसे एसी साथ में लेके पैदा हुए हो ये लोग। रिसोर्सेज का सत्यानाश करने में तो बहुत माहिर हो तुम लोग। अभी इतनी कौन सी तुम्हें गर्मी लग रही है, हीट वेव चल रही है। सर ईडी ज्यादा गर्मी में पता नहीं क्या होगा। क्या, सर ज्यादा गर्मी में पता नहीं क्या होगा इनका। हाँ ज्यादा गर्मी में पता नहीं क्या होगा, तेरा क्या होगा जो घर पे बैठा हुआ है? सर मुझे तो गर्मी लगी नहीं। तू खुद एसी चला के कमरे में बैठ के ये बोल बात तो नहीं बोल रहा। नहीं सर, मैंने तो फैन भी नहीं चलाया हुआ। वेरी गुड। ईडी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1956, in 1956 comma its headquarters at New Delhi, its headquarters at New Delhi
ठीक है, तो न्यू दिल्ली के अंदर आपको इसके हेडक्वार्टर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही आपका जो है ये आ जाता है, इसको याद रखना। फिर उसके बाद है ईडी हो गया, ये वाला लिखो, इंश्योरेंस रेगुलेटरी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसमें लिखना, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी established under IRDIA, that is Insurance Regulatory and Development Authority of India Act 1999, Insurance Regulatory and Development Authority of India Act 1999, comma, its headquarters at Hyderabad, its headquarters at Hyderabad, इसका हेडक्वार्टर हेड ऑफिस कहाँ पे मिलेगा आपको? हैदराबाद में। ठीक है, हो गए सारे, यही है। बार काउंसिल वगैरह के बारे में तो जरूरत नहीं है, वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये आपने बेसिक बेसिक जो है इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं फिर, दैट इज जेंडर बजट 2025-26 बजट आया ना, तो जेंडर बजट 2025-26 मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, 2005 से हम लोग जेंडर बजटिंग कर रहे हैं। जेंडर बजटिंग का मतलब होता है ऐसा बजट जिसमें फीमेल्स के लिए खास तौर पे कुछ प्रावधान होते हैं, आप बोल सकते हो। ठीक है, फीमेल्स के लिए स्पेशल स्कीम्स होती हैं, जेंडर बेस्ड स्कीम। जेंडर बजट 2025-26, तो लिखो इसमें, द जेंडर बजट स्टेटमेंट 2025-26, द जेंडर बजट स्टेटमेंट 2025-26 marks a significant step towards gender responsive budgeting, gender responsive budgeting। जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग का मतलब होता है कि आप जेंडर बेस्ड जो भी स्कीम्स है उसको लेके आ रहे हो और उसको लेकर बड़े सतर्क हो। ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट की स्कीम्स आ रही हैं, राइट। हमारे यहाँ पे तो जेंडर बजटिंग में खास तौर पे वुमेन पे फोकस करते हैं। तो ये 2005 से हमारे देश में किया जा रहा है। इस बार का जो बजट आया है उसमें जेंडर बजटिंग के रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं आपके पास, क्योंकि इस बार के बजट में भी अच्छा खासा पैसा जो है वुमेन ओरिएंटेड स्कीम्स को दिया जा रहा है, स्पेशल स्कीम्स लेके आई जा रही हैं। तो उसमें देखो, नीचे लिखो की हाइलाइट्स, जेंडर बजट के क्या क्या की हाइलाइट्स हमारे पास है। तो उसमें लिखना, द जेंडर बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26, द जेंडर बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 is 4.49 लाख करोड़, 4.49 लाख करोड़, that is 8.86% of the total union budget, 8.86% of the total यूनियन बजट। तो मतलब इस बार सरकार जो टोटल पैसा बता रही है बजट में,
उसमें से 4.49 लाख जो है, करीब करीब 4.5 लाख हो गया। 4.5 लाख करोड़ रुपया जो है वो खास तौर पे जेंडर बेस्ड है, जो कि टोटल बजट के खर्चे का कितना है, 8.8% बनता है। ठीक है, कॉमा, इट इज 37.5% मोर, इट इज 37.5% मोर देन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। पिछली बार जितना पैसा दिया गया था जेंडर बजट को, उससे 37.5% ज्यादा पैसा इस बार दिया गया है। वो कितना है पैसा जो इस बार दिया गया है, 4.49 लाख करोड़, जो कि टोटल बजट के पैसे का 8.8% है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। द जेंडर बजट 2025-26, सेकेंड पॉइंट, द जेंडर बजट 2025-26 is India's largest ever, the gender budget 2025-26 is India's largest ever gender budget। आज तक ज्यादा से ज्यादा पैसा इंडिया में अगर जेंडर बजट को दिया गया है तो वो कितना है, वो यही है जो इस बार दिया जा रहा है। इट इज द लार्जेस्ट एवर जेंडर बजट, कॉमा, बूस्टिंग वुमेन्स वेलफेयर, बूस्टिंग वुमेन्स वेलफेयर, कॉमा, एजुकेशन, women's welfare, comma, education and economic empowerment, and economic empowerment with 49 ministries reporting, with 49 ministries reporting gender specific allocations, 49 ministries reporting जेंडर स्पेसिफिक एलोकेशंस। 49 मिनिस्ट्रीज हैं जहां पे बताया गया है कि भाई इतना पैसा हम खास तौर पे वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन की एजुकेशन, इसमें लगाएंगे। तो मतलब आज तक का सबसे बड़ा जेंडर बजट जो है वो इंडिया ने इस बार प्रेजेंट किया है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया रैंक्स 129th out of 146 countries, India ranked 129th out of 146 countries in the gender gap report, in the gender gap report 2024, जेंडर गैप रिपोर्ट 2024, कॉमा, रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कॉमा, this indicates, this indicates the need for gender budget, this indicates the need for gender budget। हमारा जो रैंक है जेंडर गैप रिपोर्ट पे, आप बोल सकते, जेंडर गैप रिपोर्ट मतलब जो बताती है कि जेंडर बेस्ड कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो जिस कंट्री में सबसे कम डिस्क्रिमिनेशन होगा वो रैंक 1 पे होगी। हम 146 में से कितने रैंक पे हैं, 129 पे, तो मतलब बुरे हालात है हमारे यहाँ पे। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, वुमेन के साथ जितना आप बोल सकते हो भेदभाव होता है, उतनी ज्यादा जरूरत है उसकी एम्पावरमेंट की। तो ऑटोमेटिकली जरूरत है जेंडर बजट की, आप बोल सकते हो, तभी इतना पैसा यहाँ पे एलोकेट किया जा रहा है। 2023 में ये रैंक 127 था, 2023 में ये रैंक 127 था, और 2024 में और कम हो गया, और पीछे चले गए आप बोल सकते हो। ठीक है, तो जरूरत है हमें। नेक्स्ट लिखना, around 90% of the gender budget, around 90%
of the gender budget is concentrated in just a few ministries, कुछ गिनी चुनी मिनिस्ट्रीज हैं प्रेजेंटली जो खास तौर पे जेंडर बजट से फायदा उठा रही हैं, in just a few ministries with schemes like प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न ANNA अन्न योजना, कॉमा MG नरेगा, कैपिटल में लिखना MGNREGA, MG नरेगा। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो ये कॉलोनियां बना के दी जाती हैं, घर बना के दिए जाते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, फुल स्टॉप। This limits the impact of gender budget. This limits the impact of gender budget across other sectors. Across other sectors. तो मतलब गिने चुने जो मिनिस्ट्रीज हैं प्रेजेंटली खास तौर पे वही जेंडर बजट का फायदा उठा पा रही हैं, तो एक प्रॉब्लम भी है। मतलब ये कुछ गिनी चुनी स्कीम्स है जिसमें जेंडर बजट का पैसा जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा ब्रॉड करने की जरूरत है, डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। सो दिस इज द प्रॉब्लम आप बोल सकते हो। देन नेक्स्ट पॉइंट लिखना, किसमें? हाँ, दिल्ली के बजट में, वो तो दिल्ली का है ना, वो तो मतलब जैसे जो यूटी की सरकार है या फिर स्टेट की सरकारें होती हैं तो उनके पास साथ होता है, ये तो नहीं ऐसा कुछ बोल रहे हैं। हाँ, फर्क तो पड़ता है, फर्क पड़ने को क्या कहना, फर्क तो ये भी पड़ रहा है। अभी ये घोटाले भी बहुत करते हैं, जैसे पंजाब में बसेस के ऊपर जो टिकट्स है वुमेन के लिए फ्री है, ये सबसे घटिया स्कीम है, ये सबसे घटिया स्कीम है। इससे होगा क्या? वो वैसे भी कर सकती है, तुम उसको अपॉर्चुनिटी तो दो काम करने की, वो अकेली बस में घूम के थोड़ी ना काम कर लेगी। तुम उसमें बस में घूमने का तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको दे रहे हो, लेकिन और तो कोई अपॉर्चुनिटी दे नहीं रही, तो उसने बस में क्या चक्कर लगाने हैं फालतू के? सर जॉब्स तो देते नहीं। हाँ, जॉब्स तो तुम दे नहीं रहे, या तो फिर तुम बोलो कि एजुकेशन भी कंप्लीटली फ्री कर रहे हो, प्राइवेट स्कूलों में कर दो, आधी फीस होगी वुमेन की। यूनिवर्सिटीज में कर दो कि वुमेन की कोई फीस नहीं होगी, जैसे SC OBC की आप काट के देते हो, तो वुमेन को फ्री कर दो यूनिवर्सिटीज में, सरकारी यूनिवर्सिटीज में। यहां लगाओ ना, पैसा लगाना है तो। बस की टिकट फ्री करके तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, और वो भी पैसा खा रहे हैं। पंजाब के अंदर ये जो इन्होंने फ्री कर दिया है, 100 करोड़ से ज्यादा पैसा है जो पंजाब रोडवेज ने सरकार से लेना है, जो कि आज तक उनको मिला नहीं है। तो एक टाइम आएगा पंजाब रोडवेज का सत्यानाश हो जाएगा, फिर चलेंगी प्राइवेट बसेस, फिर देखेंगे कौन फ्री करता है। समझ रहे हो? मोर देन 100 करोड़ के घाटे में जा रही है इस स्कीम की वजह से पंजाब रोडवेज। तो अल्टीमेटली क्या होगा? पंजाब रोडवेज नई बसेस नहीं निकाल पाएंगी, उनके रूट्स कम होते जाएंगे जैसे पहले हुआ करता था। तो फिर होगा क्या? आपको प्राइवेट बस पे ट्रेवल करना पड़ेगा, प्राइवेट वाले तो आपसे लेंगे, वो तो आपसे जो किराया है वो लेंगे लेंगे ना। तो फिर तो मतलब ये चीज होती है कि स्कीम लेके आना, फ्री बीज बांटे जाते हैं, जिससे क्या है, आप लोगों को खुश करना चाह रहे हो, लेकिन उसका फायदा भी तो कोई होना चाहिए ना। फिर आपने लोगों के घर की बिजली माफ कर दी, 600 यूनिट तक माफ कर दी। अब कोई बंदा अगर बिजली का इस्तेमाल कर रहा है तो उसको बिल तो देना चाहिए, अगर नहीं दे सकता तो मत करे।
अगर तुमने कुछ करना है तो तुम ये करो कि तुम यूनिट जो है उसका प्राइस कम कर दो। अगर तुमने कुछ करना ही है तो यूनिट का प्राइस, वो तो तुमने 8 रुपए रख रखा है पर यूनिट। चंडीगढ़ में जो लोग रहते हैं आपने फील किया होगा यहाँ पे बिल कम आता है क्योंकि यूनिट का प्राइस कम है। वही अगर आप मोहाली में रहते हो तो बिल डबल आता है क्योंकि यूनिट का प्राइस डबल है ऑलमोस्ट। यहाँ पे वहां पे जो 8 रुपए 8.5 रुपए है, यहाँ पे वो 5 रुपए के करीब आ जाता है, आप बोल सकते हो। मतलब ये तो वो चरणजीत सिंह चन्नी है तो उसने थोड़ा कम कर दिया था, लेकिन उससे पहले तो 8.5 रुपए तक यूनिट का प्राइस जो है वो रहा है। अभी तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि अभी कितना चल रहा है, मतलब ज्यादा होता है चंडीगढ़ से। तुम वैसे का वो कम कर दो, तुम बिजली का बिल क्यों माफ कर रहे हो? इसका कोई तुक बनता है? इससे तुम्हारा वो वाला जो डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिसिटी वाला, वो भी सत्यानाश हो जाएगा उसका। तो यही तो प्रॉब्लम है। और ऊपर से पंजाब के ऊपर अगर तुम देखोगे 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है, तो वो ऊपर से ये कर रहे हो तो वो कर्जा बढ़ेगा कि कम होगा? हाँ, तो इतने बेवकूफ हैं ये सरकारें जो होती हैं, अपने वोट खींचने के लिए ये सब करती हैं। नेक्स्ट लिखना। नोट बना के लिखो नीचे। जेंडर बजटिंग इज अ स्ट्रेटेजिक टूल। नोट बना के लिखना ये बात। जेंडर बजटिंग इज अ स्ट्रेटेजिक टूल used by governments used by governments to allocate resources used by governments to allocate resources efficiently based on distinct needs of based on distinct needs of different genders, comma, in case of India, the gender budget majorly focused towards the gender budget majorly focused towards women empowerment. ठीक है, तो जेंडर बजट हमारे देश में इट इज जस्ट लाइक वुमेन बजट। इसको जेंडर बजट कहना वैसे गलती होगा, इट इज लाइक वुमेन बजट। आप जेंडर स्पेसिफिक खर्चे करने चाह रहे हो, लेकिन आप जेंडर स्पेसिफिक खर्चे नहीं कर रहे हो, आप वुमेन स्पेसिफिक खर्चे कर रहे हो। जेंडर स्पेसिफिक अगर होगा तो हमारे यहाँ पे जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम गरीब होते हैं, आप बोल सकते हो भीख मांगते हैं, आपने देखा होगा, उनके पास कोई वर्क की अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हमारे यहाँ पे ऐसा माहौल नहीं है कि वो बच्चे कॉलेज स्कूलों में जाके पढ़ सके, आप बोल सकते हो, जिसकी वजह से आगे भी जॉब मिलने के चांसेस नहीं है। चलो अगले बच्चे अगर पढ़ भी रहे हैं, अभी माहौल थोड़ा चेंज हो रहा है, अगर अगले बच्चे पढ़ भी रहे हैं तो जो पुराने बैठे हैं उनके पास तो इनकम का सोर्स नहीं है, वो तो मांगने के लिए आप बोल सकते हो मजबूर है, आप बोल सकते हो। उनके लिए कुछ लेके आओ ना। क्या उनकी एम्पावरमेंट नहीं करनी है आपने, सिर्फ वुमेन की एम्पावरमेंट करनी है? तो जेंडर बजट इज स्पेशली फॉर स्पेसिफिक खर्चे जो कि जेंडर बेस्ड स्कीम्स पे किए जाते हैं। हमारे देश में इट इज जस्ट लाइक वुमेन बजट, नथिंग एल्स, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हालांकि सरकार को करना चाहिए, आप बोल सकते हो मेरे हिसाब से, क्योंकि आपके पास चाहे बहुत कम प्रतिशत है, मैंने उस दिन आपको लिखवाया था 1.5-2% लोग हैं आपके देश में जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में रिकॉग्नाइज होते हैं। चाहे 2% बंदे हैं, उनको इग्नोर थोड़ी ना कर दोगे आप। समझ रहे हो? अपॉर्चुनिटीज देने की आपको पूरा पूरा मौका तो होना चाहिए। आपने जो छोटी जातियां हैं, जो गरीब लोग हैं, एटलीस्ट उनको इतना तो मौका है ना कि वो कॉलेज में जाके पढ़ तो सकते हैं। हाँ, ये यूनिवर्सिटीज वगैरह में SC ST की सारी फीस माफ होती है,
ओबीसी की आधे से ज्यादा फीस माफ होती है अगर आप देखोगे। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की भी आजकल तो यूनिवर्सिटीज फीस माफ करती हैं। तो मतलब इन सबको तो आपने मौका दिया, इसी तरीके से आपको ट्रांसजेंडर्स के लिए भी मेरे हिसाब से फीस जो माफ है वो करनी चाहिए, कि कंप्लीट माफी होनी चाहिए। वैसी स्कीम्स आपको लेके आनी चाहिए, सरकार उसके ऊपर काम नहीं कर रही है। अगर आप प्रेजेंटली देखोगे सरकार कुछ नहीं कर रही है। कहने के लिए एक दो आपने पास कर दिए वो बात अलग है, लेकिन कर आप कुछ नहीं कर रहे। फिर जब आप सेक्सुअल हरासमेंट और इन सब चीजों की बात करते हो वहां पे भी आप बात नहीं कर रहे हो, तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर पे। दैट इज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2025। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2025। तो इसमें लिखना, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज organized World Wetlands Day, organized World's Wetlands Day 2025 on 2nd February, on 2nd February at Parvati Arga, Parvati Arga, 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 Parvati Arga Ramsar site, Ramsar site in Gonda, GONDA, जगह का नाम है गोंडा, इन गोंडा यूपी, इन गोंडा GONDA, इन यूपी। सो पर्वती अर्गा जो रामसर साइट है, जो वेटलैंड है आप बोल सकते हो, वहां पे इसको सेलिब्रेट किया गया है 2nd ऑफ February को। दैट इज वर्ल्ड वेटलैंड डे। कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अच्छा, ये 2nd Feb को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो लिखो, it is observed annually, it is observed annually on 2nd February, on 2nd February, comma, marking the date of adoption, marking the date of adoption of the Convention on Wetlands, of the Convention on Wetlands in 1971, in 1971 at रामसर, ईरान। रामसर सिटी है, कहाँ की सिटी है? ईरान की, एट रामसर, ईरान। 2nd Feb 1971 ये वो डेट है जब रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स को पास किया गया था। कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स को कहाँ पे पास हुई थी? रामसर में। तो इसको बोल देते रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। वैसे ये सिंपल कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स आप बोल सकते हो। तो ईरान में ये पड़ता है रामसर, तो उस डेट को ये सेलिब्रेट करता है। जब किसी भी डे की बात करते हैं तो उसकी थीम इंपॉर्टेंट होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट, इसकी थीम लिखो। द थीम फॉर 2025 इज, द थीम फॉर 2025 इज, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। दिस इज द थीम फॉर 2025। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इन इंडिया द रामसर कन्वेंशन, इन इंडिया द रामसर कन्वेंशन came into force,
came into force in 1982 in 1982 comma at present there are total 85 Ramsar sites. There are total 85 Ramsar sites in India comma the first two, जो सबसे पहली दो रामसर साइट्स थी, the first two Ramsar sites of India, the first two Ramsar sites of India were चिलिका लेक ओडिशा, ओडिशा में पड़ती है चिलिका लेक, चिलिका लेक ओडिशा, एंड क्योलादियो KEOLADEO, ये मैंने लिखवाए हुए हैं सारे, चिलिका लेक ओडिशा एंड क्योलादियो नेशनल पार्क राजस्थान, क्योलादियो नेशनल पार्क राजस्थान। इन अक्टूबर 1981, इन अक्टूबर 1981, तो ये साइट्स को डिक्लेयर पहले कर दिया था, और ये जो कन्वेंशन है इसको हमने इंप्लीमेंट 82 में जाके किया है, फेब्रुवरी 82 में जाके ये कन्वेंशन लागू हुई है। साइट्स पहले डिक्लेयर हो गई थी अक्टूबर 1981, बीच में कोई 2-2.5 महीने 3 महीने का आपको फर्क 4 महीने का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लिखो, द पार्वती अर्गा रामसर साइट, जहां पे ये सेलिब्रेट हुआ है, द पार्वती अर्गा रामसर साइट is a permanent fresh water environment, is a permanent fresh water environment consisting to Oxbow Lake, consisting to दो Oxbow, OXBOW, ऑक्सबो लेक्स। मैंने आपको बताया था ना कि नदी इस तरीके से मेएंडरिंग करती है, बताया था मेएंडरिंग करती है। अब जब मेएंडरिंग करती है तो नदी कई बार क्या होता है, ये वाला हिस्सा इस तरीके से टूट जाता है, आप बोल सकते हो नदी ऐसे फ्लो करना स्टार्ट कर देती है और ये वाला जो हिस्सा है ऐसे अलग हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक। मैंने ये करवाया हुआ है ऑक्सबो लेक्स क्या होती हैं ज्योग्राफी में। तो जैसे यहां से भी टूट सकता है, नदी का फ्लो जो होता है यहां से भी इस तरीके से ये टूट सकता है, तो यहाँ पे ये जो बच जाएगा आपका इधर, ये क्या होगा, ऑक्सबो लेक। इस तरीके से जो नदी ज्यादा मिएंडर करती है, जिगजैग पोर्शन में जाती है, उसके ऐसे कई पोर्शंस अलग हो जाते हैं, तो ये लेक बन गई ना। अब चार्ज ये नदी से ही होगी, थोड़ा बहुत स्ट्रीम वगैरह से पानी आता रहता है, लेकिन साइड हो जाती है, आप बोल सकते हो, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ दो ऑक्सबो लेक्स, नंबर 1 पार्वती लेक एंड दूसरी है अर्गा लेक, पार्वती लेक एंड दूसरी है अर्गा लेक, कॉमा दीज लेक्स आर रेन फेड। रेन फेड का मतलब क्या है कि जब बारिश वगैरह होती है तो यहाँ पे पानी जो है वो भर जाता है, आप बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया, द लार्जेस्ट सबसे बड़ी रामसर साइट, द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया इज सुंदरबन वेटलैंड वेस्ट बंगाल, इज सुंदरबन वेटलैंड वेस्ट बंगाल। सुंदरबन पता है ना,
जो वेस्ट बंगाल के समुद्री किनारे पे आपको जंगल देखने को मिलता है वो वेटलैंड ही है, क्योंकि समुद्र का पानी वहां पे आपको खारा पानी देखने को मिलता है, जहाँ पे बंगाल टाइगर आपको मिलेगा, है ना, वो वाला। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये सबसे बड़ी साइट है रामसर साइट इंडिया में, दैट इज सुंदरबन वेटलैंड वेस्ट बंगाल। स्मॉलेस्ट रामसर साइट इन इंडिया, सबसे जो छोटी है रामसर साइट, स्मॉलेस्ट रामसर साइट इन इंडिया इज रेणुका वेटलैंड, इज रेणुका वेटलैंड, RENUKA, रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश। एंड वेम्बनूर, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वेम्बनूर VEMBANNUR, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, तमिलनाडु, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु। ये दोनों ही ना 20-20 एकड़ में, हेक्टेयर में, सॉरी, 20-20 हेक्टेयर में फैली हुई हैं। तो दोनों नाम ही याद रख लेना, दोनों में से कोई भी लिखा होगा सही है, ये दोनों ही स्मॉलेस्ट में आ जाती हैं। रेणुका लेक पड़ती है हिमाचल प्रदेश में, और एक वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, दोनों 20-20 हेक्टेयर में फैले हुए हैं, इसीलिए दोनों का नाम मैंने आपको लिखवाया है। ठीक है, नेक्स्ट, तमिलनाडु स्टेट, तमिलनाडु स्टेट has maximum number of Ramsar sites, has maximum number of Ramsar sites ब्रैकेट में लिख लेना, 20 sites, 20 sites। अच्छा, ऊपर जो 85 लिखवाया था ना वो बढ़ गया, अभी 89 हो गया है। जो मैंने आपको 85 साइट्स लिखवाई थी ना, वो बढ़ गई हैं। 85 बोलते तो 85 ही, लेकिन 89 हो चुकी है, उसमें दो ऐड हो गई हैं कुछ साइट्स। तो उसको ऊपर वाले को 89 कर लेना, 85 मत रखना। सबसे ज्यादा आपको कहाँ पे मिलेंगी? तमिलनाडु में। कितनी है? 20। इसको याद रखना। ये मैं तुम्हें बताता हूँ जो अभी ऐड हुई हैं, पहले 85 ही थी, अभी रिसेंटली फेब में ही ऐड हुई हैं, 2 फेब को ही ऐड हुई हैं, तो अभी 89 हो गई हैं। तो वो लिख लो फिर नीचे। ऑन दिस डे, जिस दिन ये सेलिब्रेट किया जा रहा था, वर्ल्ड्स वेटलैंड डे, ऑन दिस डे, दैट इज 2 फेब 2025, फॉलोइंग wetlands are recognized as Ramsar sites. Following wetlands are recognized as Ramsar sites. कौन कौन सी हैं? तो लिख लो, नाम थोड़े ऊटपटांग है लेकिन याद रखना। नंबर 1 है सकारा कोताई बर्ड सेंचुरी, सकारा कोताई बर्ड सेंचुरी। कहां पे है ये? तमिलनाडु में। दिस इज इन तमिलनाडु। नंबर 2 है थेरथंगल बर्ड सेंचुरी, थेरथंगल बर्ड सेंचुरी। ये भी कहां पे है? तमिलनाडु में। फिर उसके बाद है
हेचियोपालरी, हेचियोपालरी लेक, ये है आपकी सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम। और जो 89 नंबर पे है, पहले 85 थी ना, अब 86, 87, 88 और 89, चौथी कौन सी है? दैट इज योर उधवा लेक। उधवा भी बोल सकते हो, उधवा लेक, दैट इज झारखंड। झारखंड, ठीक है। तो ये 4 रिसेंटली एडेड है। इससे पहले जो ऐड हुई थी वो जनवरी 2024 में ऐड हुई थी, तो तब 85 थी। अभी बढ़ के कितनी हो गई है? 89। तो ये जो 4 ऐड हुई है ये 2 फेब 2025 को ही ऐड हुई है, तो इसको आपने याद रखना है, ठीक है। तो 89 हो गई है अभी हमारे पास ये टोटल। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं। तो लिखना फिर। दैट इज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डाटा आपको देखने को मिल जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे भी आया है ना 2024-25 का, तो ऐसा डाटा आपको देखने को मिलेगा। तो लिखना है इसमें इकोनॉमिक सर्वे 2024-25, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 found that the agriculture sector has shown, the agriculture sector has shown robust growth, has shown robust growth with average annual growth of 5%, with average annual growth of 5% from 2016-17, from 2016-17 टू 2022-23, 16-17 से 2022-23। तो 2016-17 से 2022-23 का जब हम देखते हैं टाइम पीरियड, तो हमें ये समझ आता है कि हर साल 5% से एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ये ग्रो कर रहा है। वैसे हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट 3.5-4% रहता है, लेकिन इन कुछ सालों में 5% तक हमें सालाना ग्रोथ रेट देखने को मिला है। और ये हमें कौन बता रहा है? इस बार का इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे पिछले 1 साल में क्या हुआ है वो बताता है, बजट अगले 1 साल में क्या होने वाला है वो बताता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, there are several initiatives, there are several initiatives announced by government in the budget 2025-26, announced by government in the budget 2025-26, such as national mission on high yielding seeds, such as national mission on high yielding seeds, comma, Makhana board in Bihar,
बिहार के मखाने बहुत मशहूर है ना, आजकल तो लोग बहुत खाते हैं। मखाना बोर्ड इन बिहार हाँ करेंगे ऑटोमेटिकली, बजट आ गया जब। देन जीन बैंक, जीन बैंक GENE, जीन बैंक, कॉमा मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, कॉमा मिशन फॉर सेल्फ रिलायंस इन पल्सेस, मिशन फॉर सेल्फ रिलायंस इन पल्सेस, दालों की जब बात करते हैं, कॉमा ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, कॉमा किसान क्रेडिट कार्ड्स, ये तो पहले की स्कीम है लेकिन इसको आगे फर्दर कंटिन्यू किया है, किसान क्रेडिट कार्ड्स। सो बहुत सारे इनिशिएटिव सरकार ने इस बार भी लॉन्च किए, इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे इन सारे इनिशिएटिव्स को, जब हम बजट वाली टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो तब इसको करेंगे डिस्कस। नीचे लिखो, इन द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, in the agriculture and allied sectors, the fisheries sector had the highest growth rate, the fisheries sector had the highest growth rate with 13.67%। एग्रीकल्चर में आपका अलाइड सेक्टर भी आ जाता है, सिर्फ खेती करना ही नहीं आता है, उसकी बाकी पशु पालना, मच्छियां पालना, ये सब भी आता है। तो फिशरी सेक्टर, मच्छी पालन वाले सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ इसकी है। कितनी है? 13.67%, कॉमा फॉलोड बाय लाइव स्टॉक, जो भेड़ बकरियां या फिर पशुपालन किया जाता है, फॉलोड बाय लाइव स्टॉक with 12.99%, 12.99%, 12.99%, while the lowest growth is in oil seeds, जो ऑयल सीड्स की खेती की जाती है उसकी ग्रोथ बहुत कम है, एट 1.9%, ग्रोथ बहुत कम है। सबसे कम ऑयल सीड की ग्रोथ हुई है एग्रीकल्चर में, सबसे ज्यादा फिशरीज की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द इरिगेशन कवरेज, जो सिंचाई है वो कितने एरिया तक पहुंच पा रही है? द इरिगेशन कवरेज increased from, the irrigation coverage increased from 49.3%, पहले हमारे देश में जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें से 49.3% इरिगेटेड लैंड थी। ब्रैकेट में लिख लेना 2015-16, 2015-16 तक हमारे देश की जो एग्रीकल्चर लायक जमीन है उसमें सिर्फ 49.3% जमीन तक पानी की सुविधा पहुंच पा रही थी, टू 55% इन 2020-21 टू 55% चली गई। अब 49% से कितना हो गया है? 55% इन 2020-21, विद पंजाब हैविंग हाईएस्ट इरिगेशन फैसिलिटीज, विद पंजाब हैविंग हाईएस्ट इरिगेशन फैसिलिटीज, ब्रैकेट में लिख लेना 98%, पंजाब में जो खेती लायक जमीन है उसमें से 98% जमीन के पास पानी है सिंचाई के लिए, कॉमा फॉलोड बाय हरियाणा विद 94%, फॉलोड बाय हरियाणा विद 94%, क्योंकि हरियाणा में नदियां नदियां कम है ना एक्चुअली। हरियाणा के एक किनारे से ये निकलती है घग्गर, जो कि वैसे भी सीजनल है,
दूसरे किनारे से निकलती है जाके यमुना, तो बीच में तो कोई नदी है ही नहीं। हरियाणा के बीचों बीच तो कोई भी नदी नहीं है, छोटी मोटी नदियां हैं, बड़ी कोई भी नदी नहीं है आप बोल सकते हो। जिसकी वजह से क्या होता है, हरियाणा में थोड़ा पंजाब से कम ही रहता है इरिगेटेड लैंड, लेकिन ठीक है। कॉमा फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश 84%। उत्तर प्रदेश तो का तो एरिया बहुत बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली 84% भी बहुत है वहां पे अगर है तो। फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश 84%। फुल स्टॉप। while Jharkhand and Assam have while Jharkhand and Assam have irrigation coverage below 20%, irrigation coverage below 20%। ठीक है, तो झारखंड एंड असम में आप देखोगे बहुत कम इरिगेशन कवरेज है, सिर्फ 20% है, जो कि गड़बड़ है। ठीक है, नीचे लिख लो फिर, इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल स्कीम्स और इनिशिएटिव्स इन बजट 2025-26। इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स इन बजट 2025-26, इन बजट 2025-26। तो उसमें सबसे पहले है नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स। अब ये सारी स्कीम जो मैंने ऊपर लिखवाई थी एक एक करके उसके बारे में लिख लेते हैं। नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स। हाई यील्डिंग सीड्स मतलब जिन बीजों से उत्पादन ज्यादा होता है उसको प्रमोट करना है ऑटोमेटिकली, और क्या करना है। ठीक है, तो लिखो इसमें, इट एम्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, it aims to improve agricultural productivity by developing high yielding seeds, by developing high yielding seeds that are more resilient, that are more resilient to the pest attack and climate stress, more resilient to the pest attack, जो डिफरेंट पेस्ट वगैरह होते हैं जो अटैक करते हैं, है ना, कीड़े मकोड़े जो लग जाते हैं क्रॉप को, एंड क्लाइमेट स्ट्रेस, जो ये बदलता हुआ क्लाइमेट है, ठंड ज्यादा गर्मी ज्यादा, तो इससे क्रॉप को ज्यादा कोई फर्क ना पड़े। नहीं तो क्रॉप को फर्क पड़ता है ना, जैसे अगर मौसम ज्यादा एक्सट्रीम रहे तो जो उत्पादन है वो कम हो जाता है उस साल का, अगर सूटेबल रहे क्लाइमेट तो उत्पादन ज्यादा होता है, ये तो आपको पता होगा, बेसिक ही। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, it targets to increase the availability of, it targets to increase the availability of more than 100 new seed varieties, more than 100 new seed varieties including 23 cereals, जो दानेदार अनाज की क्रॉप्स होती हैं, 23 cereals, CEREALS cereals, कॉमा 11 pulses, दालों के 11 तरह की वैरायटीज, कॉमा 7 oil seeds, 7 oil seeds एक्सेट्रा। ठीक है, तो अच्छी वैरायटी के बीज किसानों को प्रोवाइड करने हैं, ऐसे बीज जो क्लाइमेट स्ट्रेस को झेल सके, ऐसे बीज जो पेस्ट अटैक से बच सके आप बोल सकते हो। ठीक है, जैसे बीटी कॉटन है, तो बीटी कॉटन जो है ये खास तौर पे क्या है, बैसिलस थ्रनजेनेसिस कॉटन। ये बैसिलस थ्रनजेनेसिस क्या होता है, बैक्टीरिया होता है आप बोल सकते हो।
तो उसको सीड के अंदर ही ऐड कर दिया, जो कि इसके ऊपर जब अटैक होगा पेस्ट का तो वो मर जाएगा। तो आपको पेस्ट कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, क्रॉप ही ऐसी है जो पेस्ट उसके ऊपर अटैक ही नहीं करेगा। हाँ बहुत सारे होते हैं, जैसे ब्रिंजल का भी है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं एक्चुअली। बीटी कॉटन अर्लीस्ट, सबसे पहले वाली बीटी कॉटन है आप बोल सकते हो। तो वो इसीलिए बात करते हैं जीएम क्रॉप्स की। तो इनकी वैरायटीज को आपने बढ़ाना है। नंबर 2 लिखो, मखाना बोर्ड इन बिहार। नेक्स्ट इज मखाना बोर्ड इन बिहार। खा सकते हो हाँ। तो लिखना है इसमें, द मखाना बोर्ड टू बी एस्टेब्लिश्ड, द मखाना बोर्ड टू बी एस्टेब्लिश्ड to enhance production, comma processing, production, comma processing and value addition of makhanas, and value addition of makhanas, value addition of makhanas। तो ये कहाँ पे बनाया जाएगा? बिहार में, क्योंकि मखाना जो है ये खास तौर पे इंडिया में आपको बिहार में देखने को मिलेगी इसकी प्रोडक्शन ना, तो वहां पे इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। कॉमन का आगे लिख लो। मखानाज आर ऑल्सो नोन एज फॉक्स नट्स, फॉक्स FOX, फॉक्स नट्स, और लोटस सीड्स, लोटस, लोटस सीड्स, कॉमा दे आर द सीड्स ऑफ water lily plant, they are the seeds of water lily plant, ब्रैकेट में लिख लेना, ओरेल फेरोक्स, ओरेल फेरोक्स ये उस प्लांट का साइंटिफिक नेम है। याद रख लेना इसको, कोई पूछ ले तो। मखाना मखाना सरकार पूरा दिन करती रहती है तो इस पे आ जाए तो पूछ लेते हैं, कई बार पूछ लेते हैं पेपर में, इसमें कोई शक नहीं है। सो दिस इज वाटर लिली प्लांट, उसको क्या बोलते हैं? यूरेल फेरोक्स। इसके सीड्स होते हैं आप बोल सकते हो, ठीक है। आपको मैं साइंटिफिक नेम तो ऐसे ही होते हैं, साइंटिफिक नेम तो ऐसे रखा जाता है। जैसे ये है, ऐसा सा होता है ये प्लांट, कुछ ऐसा दिखता है। इसके बीज होते हैं मखानास, इसके क्या होते हैं? बीज होते हैं आप बोल सकते हो मखानास। सर तो लोटस की। हाँ लोटस सीड बोल, लेकिन ये वो वाला लोटस नहीं है, दूसरे वाला कमल वाला कमल का फूल नहीं है ये हाँ जी सर। ये अलग है। ओके सर। तो उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना, ये तो पर्पल से कलर का आपको देखने को मिलेगा। जो आपका लोटस होता है वो भी वही वाटर लिली ही है, लेकिन वो अलग होता है, वो तुम्हें दिखाता हूँ रुको। उसको बोलते हैं निलुम्बो नुसिफेरा, लोटस को जो बोला जाता है वो अलग है। उसकी फोटो अगर तुम देखोगे तो तुम्हें कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, है वो भी वाटर लिली लेकिन अलग होता है। जो लोटस होता है, कमल का फूल तो ऐसा होता है ना बोल सकते हो, वो भी वाटर लिली है लेकिन वो अलग है। वो बोल देते हैं लोटस सीड, वैसे फेमस कर रखा है, लेकिन ये वो लोटस नहीं है जो ट्रेडिशनल लोटस प्लांट है। नेक्स्ट लिखना, दैट इज जीन बैंक, तीसरे नंबर पे जीन बैंक। तो इसमें लिखो, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर inaugurated
वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट जीन बैंक, वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट जीन बैंक in 2021 comma first gene bank was established in 1996, first gene bank was established in 1996 comma 1996 comma the gene bank is a facility, the gene bank is a facility where genetic material from plants, where genetic material from plants comma animals or microorganisms, animals or microorganisms is stored, store किया जाता है, is stored and preserved, stored and preserved for future use, stored and preserved for future use. ठीक है, तो यहाँ पे जीन्स को प्रिजर्व किया जाता है कि फ्यूचर में जाके अगर उसकी जरूरत पड़ी तो हम उसको यूज कर सकते हैं दोबारा से। जीन से ही तो प्लांट बनते हैं, कोई एनिमल हो कोई प्लांट हो, जीन से ही तो हर एक चीज स्टार्ट होती है, बोल सकते हो बेसिक यूनिट तो लाइफ का जीन ही होता है। ठीक है, तो उसको प्रिजर्व कर लेते हैं फिर लॉन्ग टर्म के लिए, उसको जहां पे प्रिजर्व किया जाता है उसको बोलते हैं जीन बैंक। तो इसमें भी सरकार अच्छा खासा पैसा जो है वो लगा रही है। नेक्स्ट है मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, चौथा मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। तो इसमें लिखना इट इज अ 5 year मिशन फॉर इंप्रूवमेंट्स इन द प्रोडक्टिविटी, it is a 5 year mission for improvements in the productivity and sustainability of cotton farming. It is a 5 year mission for improvements in the productivity and sustainability of cotton farming, comma it aligns with 5F, 5F capital F, 5F principle of the Ministry of Textiles, 5F principle of the Ministry of Textiles, that is ये 5F क्या है, that is नंबर 1 फार्म टू फाइबर, खेत से धागा बनने तक, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, नंबर 2 जो है फाइबर टू फैक्ट्री, तीसरा है फैक्ट्री टू फैशन, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन, फैशन टू फॉरेन। सो एक फार्म है, एक फाइबर है, एक फैक्ट्री है, एक फैशन है, एक फॉरेन है, 5F हो गए। गिन के देखो, सबसे पहले क्या है फार्म, दूसरा क्या है फाइबर, तीसरा क्या है फैक्ट्री, चौथा क्या है फैशन, पांचवा हुए कि नहीं हुए 5 फिर सो ये 5 प्रिंसिपल्स हैं आपके पास जिसके ऊपर ये मिनिस्ट्री और ये मिशन जो है वो काम करेगा। नेक्स्ट आ जाओ सस्टेनेबल फिशरीज, सस्टेनेबल फिशरीज नेक्स्ट जो मिशन है वो है सस्टेनेबल फिशरीज। इसमें लिखना गवर्नमेंट विल क्रिएट सस्टेनेबल फिशरीज फ्रेमवर्क,
मतलब जो फिशरी सेक्टर है, मच्छी पालन, मच्छी पकड़ना, वो सस्टेनेबल हो। मतलब क्या है, ऐसा ना हो कि किसी सीजन में तुम वहां पे वो फिशरीज कर पा रहे हो, किसी सीजन में नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि क्लाइमेट बड़ा चेंज हो रहा है। और हमारे यहाँ पे नो डाउट ज्यादातर जो फिशरी होती है वो इनलैंड होती है, लेकिन समुद्र में भी तो होती है, आप बोल सकते हो, वहां से भी तो मच्छी पकड़ते हैं, आप बोल सकते हो। तो वो सस्टेनेबल रहे, मतलब ऐसा नहीं कि वो एक सीजन में उनको काम मिले, दूसरे सीजन में काम ही ना मिले, वो चीज नहीं होनी चाहिए। सो द गवर्नमेंट will create sustainable fisheries framework for exclusive economic zone, जिसको हम क्या बोलते हैं, EEZ। हमारा जो समुद्र का किनारा होता है उससे 200 माइल्स तक का जो एरिया होता है समुद्र में, वो हमारा होता है। तो वहां पे फिशरीज को मेंटेन करना। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कॉमा, स्पेशल फोकस ऑन अंडमान एंड निकोबार, स्पेशल फोकस ऑन अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। ये जो आइलैंड्स हैं, अंडमान आइलैंड, निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड, इसके ऊपर ज्यादा फोकस है। एंड लक्षद्वीप, यहाँ पे सस्टेनेबल फिशरीज को हम प्रमोट करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट मिशन है मिशन फॉर सेल्फ रिलायंस इन पल्सेस। मिशन फॉर सेल्फ रिलायंस इन पल्सेस। उसमें लिखना, अ 6 year मिशन इज लॉन्च्ड, 6 साल का ये मिशन है। अ 6 year मिशन is launched, 6 year mission is launched to achieve self-sufficiency, to achieve self-sufficiency in pulse production, in pulse production, comma, focusing on crops like, focusing on crops like तूर, TUR, तूर की दाल होती है ना, तूर, कॉमा, उड़द, URAD, उड़द, एंड मसूर, मसूर की दाल होती है ना, MASUR, मसूर। खासतौर पे इन 3 दालों पे फोकस किया जाएगा, क्योंकि इसका कंजम्पशन हमारे देश में काफी होता है। सो अगले 6 सालों में हमने पल्सेस की प्रोडक्शन को इतना बढ़ाना है कि हमें बाहर से पल्सेस ना खरीदनी पड़े। मैंने एक दिन तुम्हें बताया था, सबसे ज्यादा दुनिया में पल्स प्रोडक्शन इंडिया करता है, सबसे ज्यादा पल्स कंजम्पशन भी इंडिया करता है, और सबसे ज्यादा पल्स इंपोर्ट भी इंडिया करता है। तो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन तक तो ठीक है, लेकिन इंपोर्ट जो है उसको बंद करना है। तो मतलब प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, जो कि जितनी डिमांड है हमारी खुद की प्रोडक्शन से पूरी हो सके। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। नेक्स्ट है ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। तो इसमें लिखना, पब्लिक सेक्टर बैंक्स विल डेवलप, पब्लिक सेक्टर बैंक्स विल डेवलप ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क to serve the credit needs, to serve the credit needs of self-help group members, self-help group members and people in rural, people in rural areas। क्रेडिट स्कोर समझते हो, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, मतलब आपने कभी कर्जा लिया है, टाइमली पे बैक किया है कि नहीं किया है, उन सब बेसिस के ऊपर आपका क्रेडिट स्कोर होता है, 1000 में से आपका कितना है। अगर 700 प्लस आपका क्रेडिट स्कोर है तो अच्छा माना जाता है, आपको लोन वगैरह इजी मिल जाता है। अगर आप लोन ले लोगे, भरपाई नहीं करोगे या फिर डिले पेमेंट करोगे, क्रेडिट स्कोर डाउन होता जाता है। और अगर क्रेडिट स्कोर 500 से नीचे हो गया तो आपको लोन मिलने का चांस नहीं है बैंक से।
तो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर क्या होगा? एक्चुअली ग्रामीण एरिया में जो रहने वाले लोग हैं उनकी जो क्रेडिट लेने की जो कैपेसिटी है उसको मेजर करेगा। इससे होगा क्या? अच्छा क्रेडिट उनको मिल पाएगा। अगर स्कोर अच्छा है तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट भी उनको अच्छा मिल जाएगा। अब आप बोलो कि हमने लोन लेके वापस नहीं करना, तो फिर थोड़ा ना लोन मिलेगा आपको। जो लोन लेके टाइमली ग्रामीण बंदे वापस कर रहे हैं तो उनको और लोन मिल जाएगा। अच्छा, अगर क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है तो आपको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है, क्रेडिट स्कोर डाउन है तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है। तो बड़ा कुछ होता है, आप बोल सकते हो इसमें। नेक्स्ट, किसान क्रेडिट कार्ड्स, लास्ट इसमें है किसान क्रेडिट कार्ड्स। तो इसमें लिखना, द लोन लिमिट अंडर द मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, द लोन लिमिट under the modified interest subvention scheme increased from 3 lakh to 5 lakh। पहले 3 लाख तक का मिलता था, 5 लाख कर दिया उसको। जो किसान ले सकते हैं लोन बैंक से ना, जिनका किसान क्रेडिट कार्ड बना होता है। फ्रॉम 3 lakh to 5 lakh फॉर द किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स, comma, it will support more than 7 crore farmers। It will support more than 7 crore farmers। ठीक है, तो ये याद रखना। मखाने वाला भी याद रखना। ऊपर मखाने वाले में एक चीज और ऐड कर सकते हो वहां पे, अगर ऐड करनी है तो। 90% जो मखाने हैं हमारे देश में कौन प्रोड्यूस करता है? बिहार। ठीक है, बिहार प्रोड्यूस 90% ऑफ द टोटल मखाना इन इंडिया। और 2022 में एक मखाना है जिसको हम बोलते हैं मिथिला मखाना। मिथिला क्या है? रीजन है बिहार का, मिथिला, MITHILA, मिथिला मखाना। इसको GI टैग मिला 2022 में। GI टैग समझते हो ना, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। कब मिला? 2022 में। कहाँ के मखाने को? बिहार के मिथिला के मखाने को। ठीक है, GI टैग मिलने से क्या होता है? वो प्रोडक्ट मार्केट में जब जाएगा तो अगर आप GI टैग वाला प्रोडक्ट खरीदोगे उसके ऊपर लिखा होता है GI टैग। मिथिला के मखाने खरीदोगे उसके ऊपर लिखा होता है GI टैग। तो उससे क्या होता है? ऑथेंटिसिटी होती है कि एक्चुअल में मिथिला वाले मखाने ही हैं और कोई किसी जगह के नहीं है, आप बोल सकते हो। ठीक है, दैट्स इट। तो समझ आया यहां तक? हाँ जी सर। ठीक है जी। अभी टेस्ट भी है ना आप लोगों का, भी तो क्लास होगी मुझे लगता है CSET की, उसके बाद होगा टेस्ट है। तो क्लासेस ना हो, तुम बोलते हो क्लासेस नहीं है, तो बोलते हैं। तुम लोग तो 2 लगाते हो, मैंने देखा उधर तो बच्चे कई बार 3 3 4 4 क्लासेस भी लगाते हैं बेचारे।